हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी में आज हमारा टॉपिक है प्रक्षेप गति। साथ में क्षैतिज प्रक्षेप के लिए पथ परवलयाकार होता है। इसके लिए हमको थ्योरम निकालना है, व्यंजक निकालना है और सिद्ध करना है कि प्रक्षेप का पथ सदैव परवलय के आकार का होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रक्षेप गति कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है। ऊर्ध्वाधर मतलब जहां से आप फेंको तो सीधे ऊपर की ओर नहीं फेंकना है, सीधा बिल्कुल ऊपर की ओर नहीं, क्योंकि यदि आप सीधा ऊपर की ओर फेंकोगे तो वस्तु ऊपर की ओर जाएगा, है ना, जाएगा और फिर से लौट करके उसी दिशा में वापस आ जाएगा, तो फिर ये प्रक्षेप पथ नहीं कहलाएगा। तो ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी दिशा में फेंक दो। जैसे मैं ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त कोई व्यक्ति गेंद फेंकता है तो वो गेंद ऊपर की ओर जाता है, फिर दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को लपकता है, समझ रहे हो। तो ये प्यारे बच्चों आपका एक प्रकार से प्रक्षेप गति हो गया। ठीक है, या कि कोई व्यक्ति छत पर है, छत पर बैठा है, यहाँ पे है ना, यहाँ पर बैठा है और वो गेंद को फेंकता है, तो गेंद जब फेंकेगा तो इस प्रकार से कुछ पृथ्वी के तल पर आएगा। डायरेक्ट नीचे नहीं फेंकेगा, ऊर्ध्वाधर नहीं रहेगा उसका, फेंकेगा लेकिन कुछ क्षैतिज भी चलेगा और कुछ ऊर्ध्वाधर भी चलेगा। तो इस प्रकार से गति को हम बोलते हैं प्रक्षेप गति। तो जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में किसी प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वह वस्तु गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई जमीन के किसी अन्य बिंदु पर गिरती है, उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों प्रक्षेप गति। चाहे हम नीचे से फेंकें, जैसे आप गेंद एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी को दे रहा होता है, या आप गेंद फेंक रहे हैं किसी दूसरे के लिए, तो वो गेंद व्यक्ति पहले ऊपर जाएगा और फिर इसके बाद उस व्यक्ति के पास जाता है। तो ये आपका जो गति है प्रक्षेप गति हो गया। या कि छत से ही कोई व्यक्ति, ध्यान लगाओ यहाँ पे कि छत से ही कोई व्यक्ति गेंद को क्या करता है, फेंकता है, तो वो गेंद धीरे धीरे जाकर के पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जाकर के गिर जाता है। इस गति को हम प्रक्षेप गति कहते हैं। अब इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो आपका क्षैतिज प्रक्षेप, एक तिर्यक प्रक्षेप। तो जब हम किसी ऊंचाई से वस्तु को फेंकते हैं उसे बोलते हैं क्षैतिज प्रक्षेप। क्या बोलते हैं? क्षैतिज प्रक्षेप, क्योंकि हम इधर फेंकते हैं, ऊपर की ओर तो नहीं फेंकते। लेकिन जब कोई व्यक्ति जमीन के तल से ऊपर की ओर फेंकता है तो ये जो है तिर्यक प्रक्षेप, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। जबकि क्षैतिज प्रक्षेप में ऐसा नहीं होता है, जो व्यक्ति फेंकता है तो गेंद सीधा ही सीधा पृथ्वी तल पर आता है, ऊपर की ओर नहीं जाता है। तो जब कोई व्यक्ति ऊंचाई सतह से किसी वस्तु को फेंकता है, जब कोई व्यक्ति ऊंचाई सतह से किसी वस्तु को नीचे की ओर फेंक रहा होता है तो वो जो हमारा गति है वो क्षैतिज प्रक्षेप बन जाता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति पृथ्वी तल से ही पहले उस वस्तु को ऊपर फेंकता है, फिर वो वस्तु पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु पर जाकर गिरती है, उसे हम बोलते हैं क्या? तिर्यक प्रक्षेप। दोनों में डिफरेंस समझ गए ना कि क्षैतिज प्रक्षेप कब कहलाएगा कि जब कोई वस्तु किसी ऊंचाई से फेंकी जाए तो वो पहले कहाँ जाएगा? क्षैतिज में जाएगा, फिर धीरे धीरे करके ऊर्ध्वाधर में गति करते हुए नीचे की ओर आ जाएगा। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में गति होगी, यानी हमारे पृथ्वी के समांतर भी गति होगा और नीचे की ओर जाने के लिए भी गति होगा। तो प्रक्षेप गति दो प्रकार का होता है, एक क्षैतिज प्रक्षेप और दूसरा आपका क्या प्यारे बच्चों? तिर्यक प्रक्षेप। यही चीज यहाँ पर हम व्यंजक के रूप में करेंगे कि क्षैतिज प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि माना जमीन से h ऊंचाई पर स्थित बिंदु है ना, और जहां पर एक कोई वस्तु है जिसका प्रारंभिक वेग u है, क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। t समय पर प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x है और ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी y है। तो प्रक्षेप की गति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतियों में वियोजित किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, ये रामायण जैसा लिख दिया हूं ना, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसको डायग्राम के थ्रू नहीं समझाऊंगा। मैंने आपको कहा क्षैतिज प्रक्षेप क्या है? जब किसी वस्तु को ऊंचाई से फेंकी जाए नीचे की ओर तो वो जो बनता है वो क्षैतिज प्रक्षेप का निर्माण होता है। जैसे मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ, ये मेरा सिंपल है, ये पृथ्वी है, तल है, ठीक है, और कोई व्यक्ति यहाँ पर है, ऊंचाई पर है। अब यहाँ से उस वस्तु को फेंक रहा है, तो जब वस्तु को फेंकेगा क्षैतिज दिशा में, ये मैं मान के चलता हूँ इसका ये क्षैतिज दिशा पे है ना, यहाँ पे x है। अब ये क्षैतिज दिशा में फेंकेगा तो पूरा क्षैतिज तो नहीं जाकर गिरेगा। आप देखना जब क्षैतिज फेंकेगा तो कुछ दूर जाएगा नहीं, धीरे धीरे करके ये मुड़ जाएगा और मुड़ते हुए कहाँ तक आएगा? ये पृथ्वी तल पर आज गिरेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपका क्षैतिज में भी चल रहा है और नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊर्ध्वाधर पे भी आ रहा है। तो मैं यदि कहूँ कि ये क्षैतिज में मान लो x चला, ऊर्ध्वाधर में t समय में मान लो y चला, यही चीज तो कह रहा हूँ, ये y अक्ष है मेरा, है ना,
ये बाई अक्ष है ना, ऊपर से नीचे की ओर। बिंदु O है, ऊंचाई h लेकर चलेंगे। तो आपको माना में क्या लिखना है कि माना जमीन से कितनी ऊंचाई पर, वो ऊंचाई पर एक बिंदु O है। देखो जरा, ये बिंदु O है। माना जमीन से h ऊंचाई पर एक बिंदु O है ना। और जहां से कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में, ये क्षैतिज है, ठीक है, क्षैतिज दिशा में, देखो वस्तु को ही बोलते हैं प्रक्षेप। प्रक्षेप पथ क्या है, जहां पर वो प्रक्षेप गति कर रहा होता, और जो वस्तु को हम फेंक रहे हैं, मतलब जो भी वस्तु वहां से गति कर रहा है, उसे बोलते हैं प्रक्षेप। तो यहां पर जब ऊंचाई से फेंकी जाए, h ऊंचाई से फेंकी जाए, तो t समय पे कुछ ना कुछ दूरी तय करेगी वो वस्तु। t समय में तो मैं कह रहा हूं कि ये जो क्षैतिज दिशा में x दूरी, भाई यहां था तो कहीं ना कहीं यहां पर पहुंचा, तो यहां से यहां तक कोई दूरी तो होगी, निश्चित है, विस्थापन होगा भाई साहब। तो यहां से यहां तक कितना x है, और फिर नीचे भी आ गया है, तो ऊर्ध्वाधर में y हमने मान लिया है। अब देखो माना क्या लिखना है, माना जमीन से h ऊंचाई पर एक बिंदु O है, और यहां से जो प्रक्षेप है प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। यदि प्रारंभिक वेग की बात करूं, प्रारंभिक वेग u से गतिमान है। t समय पश्चात जो क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x है, ये x है क्षैतिज दिशा में, ये क्षैतिज है। और ऊर्ध्वाधर जरूरी नहीं कि ऊपर की ही ओर जाए, नीचे की ओर भी कहला सकता है ऊर्ध्वाधर। ये देखो ऊर्ध्वाधर है, तो क्षैतिज में x चल रहा है और ऊर्ध्वाधर में y चल रहा है। ये चीज क्लियर है। मतलब मुझे क्षैतिज के लिए भी निकालना पड़ेगा और ऊर्ध्वाधर के लिए भी निकालना पड़ेगा, दोनों चीज को यहां पर लगाना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं हमें प्राप्त हो जाएगा एक समीकरण। ये डायग्राम यदि समझ में आ गया हो तो एक और डायग्राम बना है जो आपको यहां पर समझने में आसान हो जाएगी। ये देखो, ठीक है, हमने बनाए पृथ्वी तल है, h ऊंचाई पर बिंदु O है, यहां से प्रारंभिक वेग से कोई वस्तु क्षैतिज दिशा में गतिमान है, तब t समय पश्चात उसका विस्थापन x अक्ष में यानी क्षैतिज में x है और ऊर्ध्वाधर में y है। यहां पर एक बिंदु P है जहां पर वस्तु पहुंच जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक डायग्राम तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहीं से मेन अब भैया बोलबाला होने वाला है। अब देखो क्षैतिज गति में जो लिखा है मैंने, क्षैतिज गति में, तो क्षैतिज गति में क्यों लिखा है, देखो पूरा लिखा हूं मैं, कंप्लीट समझ में आएगा। क्षैतिज गति में जो क्षैतिज गति में वेग होगा x की दिशा में, इसलिए ux कर सकते हैं, और उसका वेग u है, मतलब ux बराबर u है। अब कोई वस्तु जब पृथ्वी के समांतर गति कर रहा है क्षैतिज दिशा में, तो उस पर त्वरण होगा ही नहीं। तो x अक्ष पर त्वरण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि त्वरण या तो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाओ या तो पृथ्वी की ओर जाओ, यानी ऊंचाई से नीचे की ओर आओ या नीचे से ऊपर की ओर जाओ, तभी त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण। समझ रहे हैं? बाकी पृथ्वी जब नहीं खींच रहा तो उस पर त्वरण शून्य होगा। जब भाई साहब क्षैतिज की बात करूं तो क्षैतिज में कोई त्वरण होगा ही नहीं, क्षैतिज में त्वरण होगा ही नहीं। त्वरण जब नीचे की ओर जाएगा तब की बात होगी। इसलिए अभी केवल हम क्षैतिज में कितना गति कर रहा है, तो क्षैतिज की जब भी बात आ जाएगी तो क्षैतिज में एक समान त्वरण है, वेग में परिवर्तन भाई एक समान है, इसलिए वहां पे त्वरण शून्य रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो, इसलिए ऐसा कर दिया। अब चूंकि आपने पढ़ा है कि गति का समीकरण पढ़ा आपने, x बराबर, अब यहां पर x कह दिए सर, s बराबर हमने पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। x बराबर uxt प्लस हाफ AT स्क्वायर x कर दिया। ये कहां से आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, रुको जरा मैं बताता हूं। चूंकि आपको पता है प्यारे बच्चों, चूंकि आपको पता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने कहा x अक्ष के लिए क्षैतिज x ले लिया। अब मैंने कहा भाई साहब ये विस्थापन है, मतलब ये जो x अक्ष पे कितना दूरी तय कर लिया वो विस्थापन हो गया। u आपका वेग हो गया तो ux कर लिया x डायरेक्शन पे। टाइम है तो टाइम रहने दो। और प्यारे बच्चों हमारे पास 1/2 तो 1/2, a क्या है, त्वरण है, x डायरेक्शन में x कर दिया और t स्क्वायर कर दिया। कुछ भी तो नहीं किया, यही चीज तो करना था मुझे और यही चीज मैंने किया। अच्छा, मैंने कहा कि जो ux है इसका मान हमने प्रारंभ में u माना है, t तो t रहने दो, लेकिन जो ax है उसका मान हमने 0 माना है। तो 0 के कारण सब कुछ खत्म, तो x बराबर ut, ये 0 के कारण सब कुछ खत्म, जो 0 हो गया उसको कोई वैल्यू ही नहीं। तो t बराबर कितना आ गया, x बटा u, u गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ये t का मान आ गया। अब वहीं पे हम ऊर्ध्वाधर गति के लिए बात करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, साथ में इसको आप समीकरण एक दे दीजिए और ऊर्ध्वाधर गति के लिए बात करते हैं। क्षैतिज दिशा के लिए हमारे पास आया, t का मान यहां से निकल कर आ गया। ऊर्ध्वाधर के लिए बात करते हैं। ऊर्ध्वाधर जब चलेगा प्यारे बच्चों तो प्रारंभिक वेग हमने कहां फेंका है, क्षैतिज पे चला है, तो u बाई जो हमारा होगा, u बाई शून्य हो जाएगा। u बाई शून्य क्यों होगा, क्योंकि जब हम
प्रारंभ में वस्तु को फेंक रहे थे तो वो कहाँ फेंक रहे थे, तो वो फेंक रहे थे क्षैतिज पर, ऊर्ध्वाधर पर तो फेंक ही नहीं रहे थे। तो भाई साहब ऊर्ध्वाधर पर वेग तो शून्य होगा, लेकिन पृथ्वी की सतह की ओर वस्तु आ रहा है तो कहीं ना कहीं त्वरण में परिवर्तन, मतलब वेग में परिवर्तन होगा और त्वरण भी होगा। तो जब क्षैतिज अक्ष की बात करेंगे तो उसमें त्वरण होगा, तो त्वरण का मान जी हो गया। त्वरण का मान कितना हो गया, जी। अब समीकरण से, समीकरण कौन सा समीकरण लगा दोगे भाई साहब, समीकरण आपको वही s लगाना है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन बाई अक्ष के लिए तो बाई कर देना है ना, u बाई कर देना है, प्लस में 1/2 a बाई टी स्क्वायर कर देना है। बाई तो बाई रहने दो, u बाई का मान कितना है मेरे पास, u बाई का मान मेरे पास 0 है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 0 को यहाँ पर 0 रखो, प्लस कर दो 1/2 और यहाँ पर g कर दो, टी स्क्वायर कर दो, तो कितना निकल कर आएगा, बाई बराबर जी टी स्क्वायर। इसको आप समीकरण 2 दे दो, ठीक है। और t का मान समीकरण 2 में रखने पर, t का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर रखो जरा, t का मान कितना हमारे पास समीकरण 1 से, कहाँ गया भाई साहब वैल्यू, ये t बराबर x बटे यू, t बराबर x बटे यू, तो कितना हो जाएगा x बटे यू का स्क्वायर, यानी बाई बराबर निकल कर आएगा, यहाँ पे 1/2 भी है ना बच्चों, तो 1/2 भी कर दो, 1/2 रहने देना, ये तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 1/2 जी एक्स स्क्वायर बटा यू स्क्वायर, मतलब इसको अरेंज करना चाहते हो बाई बराबर, तो ऐसा करो जी बटा 2 यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यदि मैं इसको पूरा के मान लूँ, बाई बराबर के एक्स स्क्वायर, जहाँ के बराबर कितना आपके पास आया है, जी बटा 2 यू स्क्वायर, एक नियतांक है, एक नियतांक है। और ये जो आपका समीकरण मिला एक परवलय का समीकरण है, ये जो समीकरण मिला एक परवलय का समीकरण है, इसलिए तो कहते हैं कि क्षैतिज प्रक्षेप में, है ना, किसी भी प्रक्षेप के पथ का जो आकार है वो सदैव परवलयाकार होता है, प्रक्षेप का पथ जो है वो परवलयाकार होता है। तो क्षैतिज प्रक्षेप के लिए प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, सिद्ध करना है तो यहाँ तक आपको करना पड़ेगा। तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट। ओके, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।